हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि रात 8:30 बजे से ये क्लास स्टार्ट होती है और डेली का डेली यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नया आपको पॉइंट ज़रूर मिलता होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप जब से जुड़े होंगे और अब आपको यहाँ पर परिवर्तन आपकी हिंदी में ज़रूर देखने को मिल रहा होगा। कहीं ना कहीं आपकी हिंदी ज़रूर स्ट्रांग हो रही होगी। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ आपका कौन सा है? यहाँ पर आपका सही जवाब बिल्कुल आ चुका है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। तो बात आती है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया है? तो आपके चंद बरदाई ने। ठीक है, चंद बरदाई ने किया है। और पृथ्वीराज रासो है क्या? तो एक महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य है जो कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र पर वर्णन आपको मिलता है आपके पृथ्वीराज रासो में, याद रखिएगा। और एक पॉइंट और बनता है इससे कि पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। ठीक है, वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो आपका पृथ्वीराज रासो है। तो ये आपका पॉइंट हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है। तो देख सकते हैं हिंदी काल विभाजन। तो यहाँ पर आपका जवाब देखिए, आपका जो दिया है आधुनिक काल, ये तो काल विभाजन होता है। भक्ति काल भी होता है, रीत काल भी होता है, लेकिन संयुक्त काल आपने नहीं पढ़ा होगा। तो इस कारण से ऑप्शन आपका डी, यहाँ पर ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो ये जो आपके होते हैं क्रिया व्याकरणिक कोटि, ये आपके कारक होते हैं, इनको हम बोलते हैं कारक बोलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज आपकी कठिन है लेकिन उत्तर जो आपका है वो सरल है कि व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो कारक कहलाती है। ठीक है, कारक का अर्थ क्या होता है कि करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? कर्मवाच्य पूछा गया है। और कर्मवाच्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता रहती है उसे हम लोग कर्मवाच्य कहेंगे। यहाँ पर आपका दिया है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि कर्म प्रधान आपको मिल रहा है ना। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, यहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कर्म आपको मिल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? याद रखिए कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ अगर हम लोग प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उनसे जो क्रिया धातुएं बनती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो इन्हें बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा, साधित सकर्मक धातु। नया पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में कॉपी में नोट कर लिया करिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में एक ना एक नया पॉइंट ना मिले, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और बाद में कॉपी में नोट भी कर लीजिए। नोट्स बनाएंगे तो आपके लाइफ के लिए ज़्यादा ही बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग गई चोट। इस पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है? तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट आपको बिल्कुल से दिख रहे होंगे। कौन से पॉइंट आपको दिया है? सारंग। सारंग का प्रयोग जो आपका हुआ है वो आपका देख सकते हैं कि सारंग का प्रयोग एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ आपका अलग अलग होता है। और जहाँ पर कई शब्द की आवृत्ति बार बार अधिक बार हो, है ना, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा, और जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है आपका, ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, विभत्स हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? विभत्स होता है
कि जब किसी दृश्य को देखकर या याद करके मन में जुगुप्सा अर्थात घृणा पैदा हो जाए तब आपको क्या होता है, वहाँ पर आपका कह सकते हैं विभत्स रस होता है। हमने आपको उदाहरण के तौर पर भी बताया था कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निखारत, है ना, ये चीज़ आपका होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है। छंद का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है, 9 का जवाब आपसे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं छंद में आपने पढ़ा होगा चौपाई, दोहा और सुरठा, लेकिन दृष्टांत आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, दृष्टांत आपने नहीं पढ़ा होगा, ये अलंकार में आपको मिलता है। तो इस कारण से ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं। अर्थात ये जो संधियाँ हैं ये किस संधि के प्रकार होते हैं। तो सबको पता होगा कि ये जो आपके हैं वो स्वर संधि में होते हैं, क्योंकि स्वर संधि के आपके 5 पार्ट हो जाते हैं, उन्हीं में से ये आपकी है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट जिसका बी आया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न संख्या 11 और 12 उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। कह रहा आपसे पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास हो जाएगा। पथ भ्रष्ट अर्थात यहाँ पर देखो पथ से भ्रष्ट, ठीक है, पथ से भ्रष्ट अर्थात ये अपने पथ से अलग हो रहा है, और अलग हो रहा है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, जो कि पंचमी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास, या इसे हम लोग बोल सकते हैं अपादान तत्पुरुष समास, या इसे हम बोल सकते हैं पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, समझ में आया ना, क्योंकि पंचमी कारक का प्रयोग यहाँ पर आपका हुआ है। अगला प्रश्न पूछा है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में समास क्या बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अष्टाध्यायी मतलब होता है 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्यायों का समाहार। तो इस प्रकार से ये संख्यावाची है, और जब संख्यावाची होता है तो वो आपका द्विगु समास होता है। तो 12 का ऑप्शन राइट जिसका बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वो आपका हमेशा क्या होता है, द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सभी को पता होना चाहिए, प्रश्न आपका हमेशा से पूछा जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत को ये मिला था इनकी चिदम्बरा के लिए। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को इनकी श्रेष्ठ कविता कौन सी है, तो आपकी चिदम्बरा के लिए मिला था। कब मिला था, तो आपकी 1961। ठीक है, 1961 को यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए तो इनमें और भी इनकी रचनाएं हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। अगला है ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देखो ब्रजभाषा जो आपकी आई है वो हिंदी में से जो आपकी सौरसेनी अपभ्रंश है। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश में हमने बताया था पश्चिमी हिंदी, है ना। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रकार होते हैं, और ये पश्चिमी हिंदी जो आपकी आती है वो आपकी सौरसेनी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, सौरसेनी हिंदी के अंतर्गत जैसे कि हमने आपको बताया था ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, है ना, जयपुरी, ये सभी आपकी इसी के अंतर्गत आती हैं जो आपकी सौरसेनी होती हैं। सौरसेनी के आपके 3 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 15 से 19 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अर्थात यहाँ पर आपका दिया गया है गद्यांश। ठीक है, गद्यांश को हम लोग यहाँ पर स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, वैसे काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर गद्यांश 20 साल करा दीजिए, लेकिन वही है ना कि टाइम पास हो जाता है। आधे बच्चे पढ़ते हैं मस्ती से, आधे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपका ग्रामर पोर्शन है। कह रहा प्रश्न संख्या 20 में से 24, 20 से 24 यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए हैं। त्रुटि वाले वाक्य को चुनना है, और अगर त्रुटि नहीं है तो आपको डी लगाना है। कह रहा आपसे कि रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। यहाँ पर बताना है त्रुटि है या नहीं है। तो ये प्रश्न तो आपने कई बार पढ़ा होगा, देखकर ही जवाब लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि रामचरितमानस भक्ति काल, ये तो सही है कि सबसे श्रेष्ठ, जब श्रेष्ठतम लगा हो तो सबसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, अर्थात गलती आपके बी नंबर में हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का प्रयोग यहाँ पर कि श्रेष्ठतम पुस्तक हो जाना चाहिए, सबसे लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं है।
तो यहाँ पर आपको बताना है त्रुटि है या नहीं है। तो यहाँ पर त्रुटि जो कि लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, उनको ये प्रश्न बिल्कुल ईजी हो गया होगा, क्योंकि कई बार ये प्रश्न मिला है। और अब आप अगर लगातार यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे तो 100% है कि हिंदी आपको सपने तक में याद आने लगेगी कि नहीं ये प्रश्न हम यहाँ पर लगाया था। समझ में आ रहा है ना? इतना ज़्यादा आप पढ़ लोगे कि हिंदी में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको आधा घंटा का समय देना है और आधा घंटे के समय में आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि हिंदी जो बोझ होती है वो बोझ नाम की ख़त्म ही हो जाएगी। तो बस अपना टारगेट रख लीजिए कि आधा घंटा हमको देना है इस चैनल पर और हिंदी अपनी मजबूत होती रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया है आपका प्रातः काल के समय। तो यहाँ पर देखिए प्रातः काल का मतलब ही समय होता है, तो यहाँ पर ये समय लगाने की जरूरत नहीं थी, अर्थात इसके साथ यहाँ पर समय नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रातः काल ऑलरेडी एक प्रकार का समय ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये गलती है। अगला प्रश्न है कि जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। यहाँ पर बताइए कोई त्रुटि मिली आपको? तो जी हाँ, विसर्जन मिल चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर क्या दिया है, विसर्जन। तो क्या आप विसर्जन आप बोलेंगे? जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जित हो चुकी थी। ठीक है, विसर्जित होना, यहाँ पर विसर्जन नहीं होता है, विसर्जित होता है। ठीक है, विसर्जित, क्योंकि विसर्जित जो शब्द होता है वो आपका विशेषण होता है और हम लोग विशेषण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विसर्जित शब्द आपका विशेषण होता है। और जो विसर्जन है, विसर्जन ये एक प्रकार की क्रिया है, तो क्रिया का प्रयोग हम नहीं करेंगे, विशेषण का प्रयोग करेंगे और विशेषण यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका विसर्जित हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। यहाँ पर बताना है कोई त्रुटि मिली है या नहीं। तो यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर सिंपल सा है, और मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, यहाँ पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। 23 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। यहाँ पर 24 नंबर में आप देख सकते हैं शुद्ध, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का होता है घी या शुद्ध घी गाय का होता है। सबसे पहले ये कन्फर्म करो कि शुद्ध गाय होती है या शुद्ध घी होता है। तो आपने हमेशा शुद्ध घी की बात सुना होगा, शुद्ध गाय की बात नहीं सुना होगा, है ना? क्योंकि गाय तो सभी शुद्ध होती हैं। ठीक है, गाय तो सभी शुद्ध होती हैं, गाय हमारी माता होती हैं, तभी सभी लोग उनके पैर भी छूते हैं। ठीक है, तो उनको कोई ये नहीं कह सकता कि वो शुद्ध नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बात होती है कि जो घी होता है वो शुद्ध की बात होती है ना। तो यहाँ पर आपको जो वर्ड है वो थोड़ी सी गलत लिखे गए हैं। कहाँ पर? तो जो 24 का बी है, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, तो शुद्ध गाय नहीं होगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 24 नंबर में जो गलती है, कह सकते हैं कि उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है ना? उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। ये शुद्ध शब्द यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर लगाना चाहिए था, है ना? तो इस प्रकार से ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि प्रश्न संख्या 25 से 29 दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्र पर चिन्हित कीजिए। यहाँ पर दिया पत्थर को जोंक नहीं लगती। तो पत्थर को जोंक, भाई आप बताइए पत्थर पे जोंक क्या लगेगी? नहीं लगेगी, नहीं, इतना कठोर होता है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे जो आपका दिया है कौन सा, तो डी नंबर, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उसको कुछ भी बोलो उसे समझ नहीं आ सकता है। चलिए, विहंगम दृष्टि, विहंगम दृष्टि मतलब होता है आपकी सरसरी नज़र। क्या होता है? सरसरी नज़र होता है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सरसरी नज़र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं, और अगर काटेंगे तो खून नहीं, इसका अर्थ हो जाएगा कौन सा, कि यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। भय के कारण स्तब्ध हो जाना। देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर भयभीत हो जाता है तो बिल्कुल से वो बेहोश जैसा हो जाता है ना? वही मुद्रा आपकी हो जाएगी, काटो तो खून नहीं, तो भय के कारण स्तब्ध हो जाना। अगला प्रश्न है एक आंख ना भाना, एक आंख ना भाना।
तो एक आंख ना भाना अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल अच्छा ना लगना। ठीक है, बिल्कुल अच्छा ना लगना। कभी कभी आप भी कहते हो कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल से अच्छा ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया है ना, ऐसे बोलते हो ना, वही आपका होता है एक आंख ना भाना। अगला प्रश्न है उंगली उठाना। उंगली उठाना, तो यहाँ पर उंगली उठाना मतलब होता है कि दोष की ओर संकेत करना। क्या? दोष की ओर संकेत करना। कोई व्यक्ति अगर गलत करता है तो सभी लोग उस पर अंगुली उठाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, सभी लोग उस पर कह सकते हैं कि विपक्ष में बोलने लगते हैं। तो इस प्रकार से दोष की ओर संकेत करना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से प्रथम व अंतिम अंश हैं, 1 और 6 के अंतर्गत दिए हैं और इसमें से 4 आपके जो दिए 11 हुआ वो आपको क्रमबद्ध नहीं, इनको आपको क्रमबद्ध में करना है। ठीक है, तो देखिए क्रमबद्ध आपका क्या होगा। कह रहा है यहाँ पर 30 नंबर, कह रहा आपसे यहाँ पर कि समय को परखने वाला, समय को परखने वाला, रंग से धनाढ्य और समय की अपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। इसमें इस प्रकार से भरना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर अगर सी नंबर जो आपका है इस क्रम से अगर रख देंगे तो ये जो आपका सेंटेंस दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए इस प्रकार से रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। यहाँ पर बी नंबर अगर आप भरेंगे तो आपका सही हो जाएगा। रेगुलर स्टूडेंटों को दिक्कत नहीं रही होगी क्योंकि ये प्रश्न आपके रटे होंगे। चलिए अगला है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, 32 वाले में अगर देखा जाए तो कह रहा है समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। यहाँ पर आपका डी नंबर भरा जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी। बिल्कुल सही बात है कि प्राचीन काल में जो पुस्तकें थी वो हस्तलिखित थी, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। तो यहाँ पर आपका जो जवाब भरा जाएगा वो आपका बी भरा जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत जैसे यहाँ पर भरिए, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर आपका ए भरा जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। तो याद रखिएगा ये किस प्रकार की भाषा है, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर 35 में ऑप्शन यहाँ पर सी, ये श्लिष्ट भाषा है। कैसी भाषा है? तो आपकी श्लिष्ट भाषा है। ठीक है, और वहीं पर अगर बात करें, हिंदी की बात तो कर दिया है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें जो आपकी चीनी भाषा होती है, चीनी भाषा, तो चीनी भाषा आपकी मंदारिन होती है ना, तो मंदारिन जो भाषा होती है वो आपकी अयोगात्मक भाषा होती है। ठीक है, चीनी भाषा जो मंदारिन है वो आपकी अयोगात्मक प्रकार की होती है। वहीं पर अगर बात करें जो आपकी भाषा होती है द्रामीण भाषा जो होती है वो भाषा आपकी कहलाती है अश्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा कहलाती है। ठीक है, अश्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा कहलाती है आपकी यहाँ पर जो द्राविड़ भाषा होती है। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्नों का आपको ज्ञान हुआ होगा, पहली बार पढ़े होंगे तो अच्छा लगा होगा। और अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ऊ है ये आपका होता है आपका पर्श्य संवृत। किस प्रकार का होता है? ये पर्श्य संवृत होता है। मतलब कि हमने आपको संवृत, अर्धसंवृत ये आपको बताया था, ये मुख द्वार के लगभग आपके हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक है, आप इसको बेसिक से आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगला है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो हमने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ी, बघेली और आपकी यहाँ पर एक ट्रिक बताया था कि जो पूर्वी हिंदी होती है, पूर्वी हिंदी के आपके 3 पार्ट होते हैं A, B, C,
अवधी, बघेली और आपकी छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी किसकी है? तो आपकी पूर्वी हिंदी की है। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर बहुवचन के रूप में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो किसको प्रयोग करते हैं? तो ये प्रयोग करते हैं, आपके ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ओ का प्रयोग हम लोग बहुवचन में आपके करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपके कह रहा है कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? कुशाग्र जो शब्द है ये कैसा आपका विशेषण है? तो यहाँ पर 39 का ऑप्शन आपका हो जाएगा। कुशाग्र मतलब उसकी गुणवत्ता को बता रहा है, उसकी गुण की बात कह रहा है, अर्थात ये गुणवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? 40 नंबर। तो 40 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर याद रखिए कि जो भक्तिकालीन कवि नहीं है वो आपके बिहारी जी। ठीक है, याद रखिए जो बिहारी हैं ये आपके भक्तिकालीन कवि नहीं है। ठीक है, ये एकमात्र इनकी एक रचना थी बिहारी सतसई। ठीक है, ये दोहे के लिए आपके ज़्यादा कह सकते हैं प्रसिद्ध रहते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर सामान्य अध्ययन, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो यहाँ पर 41 का जवाब बताना है। याद रखिए गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य गणराज्य के निवासी थे। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, ये शाक्य गणराज्य के निवासी थे। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि शाक्य गणराज्य जो है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग जो नेपाल का तराई वाला है ना, वहाँ पर ये स्थित था। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सभी का जवाब आना चाहिए। यहाँ पर जितनी तैयारी हिंदी में है उससे ज़्यादा तैयारी जीके में होनी चाहिए, तभी एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 42 का ऑप्शन राइट आपका जवाब याद रखिए फर्स्ट हो जाएगा सिकंदरा। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ पर आपके है? तो सिकंदरा कहाँ पड़ता है? तो आपके आगरा में पड़ता है। ठीक है, आगरा में पड़ता है, और कह सकते हैं इस मकबरे का निर्माण अकबर ने शुरू करवाया था, लेकिन बीच में ही अकबर की मृत्यु हो गई थी। समझ में आ गया ना कि सिकंदर ने ही मकबरे का निर्माण करवाया था अपने, लेकिन बीच में इसकी आपकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इसका पुत्र आया था जहांगीर, तो जहांगीर ने इसे पूर्ण करवाया था। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का यहाँ पर जो जनक किसे कहते हैं? तो ये जनक कहते हैं आपके किसके? तो आपके राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 44 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कौन सा? गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था 1931 में हुआ था। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा कि 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ था। ठीक है, इसीलिए इस समझौते को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन से संविधान से राज्य के नीति निर्देशक विषय निर्देशित तत्व अपनाए हैं? अर्थात जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड को हम लोग आयरिश बोलते हैं। ठीक है, आयरिश महिला आपने नाम सुना होगा, है ना? तो आयरिश संविधान या आयरलैंड से आपके लिए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित है, अर्थात जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके कितने हैं? तो ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आपके होते हैं आपके मौलिक अधिकार। ठीक है, जिसमें से वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले आपके 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। 7 मौलिक अधिकार में एक 7वां मौलिक अधिकार था जो आर्टिकल 31 में था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे 300 के ए में उसे रख दिया गया है, इस कारण से अब 6 बचे हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के संवैधानिक प्रमुख होता है, देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्र की एकता, अखंडता मतलब राष्ट्र की
एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता को कह सकते हैं प्रतीक होता है। ठीक है, शासन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं इसी के नाम पर होता है, और जो तीनों सेनाएं होता है उसका कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा भारत की सदन का ग्रह है। लोकसभा, तो भाई लोकसभा बताना है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन होता है, निचला सदन होता है या कह सकते हैं कि उच्चतम सदन होता है। तो याद रखिए लोकसभा भारतीय सदन का निचला सदन कहलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर 48 से क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा निचला सदन। ठीक है, और ऊपरी सदन जिसे बोलते हैं उसे हम बोलते हैं, ऊपरी सदन को राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा बोलते हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो आपने पढ़ा होगा 8 मिनट कुछ करके आपने पढ़ा होगा, तो आपको एवरेज में लगाना है, किसके पास लगा सकते हैं। तो देखो 14 मिनट तो लगा नहीं सकते, ना 2 मिनट ना 20 मिनट, तो लगा सकते हैं किसको, 8.3 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो आपकी होती है वो किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि वायुमंडल की आपकी 5 परतें होती हैं। पहली होती है आपकी क्षोभ मंडल, दूसरी होती है समताप मंडल, तीसरी होती है मध्यमंडल, चौथी होती है आपकी आयनमंडल और पांचवी होती है बहिर्मंडल। तो जो आपकी निचली परत होती है उसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। और समस्त मौसम संबंधी प्रक्रियाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग संबंधी प्रक्रियाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है ना, जितने भी आंधी पानी तूफान जो आता है ये क्षोभ मंडल में ही मिलते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगला है बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। यहाँ पर बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो आपको कब हुआ था। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा 51 का। तो यहाँ पर कह सकते हैं सबको ये प्रश्न पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आपका हमेशा से पूछा जाने वाला है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो आपका सी नंबर है 1969। ठीक है, तो 1969 डेट याद रखिए, हो सकता है डेट भी पूछ ले। तो 17 जुलाई, ठीक है 17 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद द्वितीय चरण में आके 15 अप्रैल 1980 को, ठीक है 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, ये दो डेट याद रखिए। अगला प्रश्न है एटीएम का विस्तारित रूप। एटीएम का विस्तारित रूप क्या होता है। तो जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये नाम होता है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा आपसे कि बॉक्साइट का एक अयस्क खनिज है। बॉक्साइट का यहाँ पर पूछा गया है कि जो अयस्क है वो आपका कौन सा, बॉक्साइट कैसे तैयार होता है। तो यहाँ पर आपका जो बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अयस्क मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका बॉक्साइट होता है ये प्रकृति में शुद्ध नहीं मिलता है। ये जो बॉक्साइट होता है ये मिश्रित होता है, इसको शोधन करने के बाद ही एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। यूरिया का रासायनिक सूत्र, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा NH2CO ऐसे पढ़े होंगे। जो आपका कौन सा, ये जो डी वाला है ये आपका सही हो जाएगा NH2, इसके बाद वोल्टेज 2, फिर आपका CO आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका जो आपकी है वो आपकी 170 mm होती है। किसकी, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है, सर्वाधिक बड़ी कोशिका इसी की होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। तो उत्सर्जन अंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जवाब जो आपका दिया गया है कौन सा, प्लीहा। ठीक है, ऑप्शन 56 का यहाँ पर जो डी है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लीहा, ये उत्सर्जन अंग नहीं है। मतलब क्या होता है कि जो प्राणी होते हैं तो कार्य विधि करते हैं, उसके द्वारा वहाँ पर विषैले पदार्थ होते हैं जिनको बाहर निकालते हैं,
और विषालय पदार्थ कई प्रकार से बाहर निकाले जा सकते हैं, जैसे गुर्दे के द्वारा, कलेजा, फेफड़े, इनमें से उनका शुद्धिकरण होता है। इसके बाद वो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कण होते हैं बाहर निकालते हैं। लेकिन प्लीहा हम लोग कह सकते हैं कि ये उत्सर्जन अंग आपका नहीं होता है, ठीक है। उत्सर्जी अंग में आपकी देखो किडनी हो गई, आपकी स्किन हो गई, स्किन से देखो आपकी पसीना निकलता है, फेफड़े हो गए, आंत हो गई, यकृत हो गया, ठीक है। यकृत मतलब देखो जो कलेजा है ना, कलेजा मतलब यकृत होता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। ये आपके हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है कि एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। एड्स का विषाणु, और जो एड्स का विषाणु होता है वो जो प्रभावित करता है वो करता है आपके जो रक्त में टी कोशिकाएं होती हैं, रक्त में उपस्थित जो आपकी टी कोशिकाएं होती हैं उनको प्रभावित कर देता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अल्फा अल्फा एक प्रकार की क्या है। अल्फा अल्फा एक प्रकार की क्या है, तो याद रखिएगा कि ये एक प्रकार की घास होती है, ठीक है। क्या होती है, ये एक प्रकार की घास होती है, और अल्फा अल्फा फूल देने वाला एक पौधा है, ठीक है। एक प्रकार का एक पौधा है, लेकिन कहते हैं हम इसे घास हैं, ठीक है। फूल देने वाला एक पौधा होता है, और यह दक्षिण एशिया में लुसाई घास के मैदान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पूरे विश्व में यहाँ पर पशुओं के चारे के रूप में उगाया जाता है अल्फा अल्फा। अगला प्रश्न है कि एक जीबी के बराबर कितने केबी होते हैं। एक जीबी के बराबर कितने केबी होते हैं, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर डाउट में रहते हैं कि केबी जीबी है ना, आप लोग नेट चलाते होंगे है ना। तो एक एमबी बराबर कितना होता है, 1024 केबी होता है, ठीक है। और 1024 केबी की बात, 1024 एमबी की बात करेंगे तो 1024 एमबी में आपकी होती है 1 जीबी होती है, ठीक है। और 1 जीबी में आपकी होती है कितने, 1024 गुणे 1024 कर दीजिए तो आपकी केबी में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सी है ये आपका सही हो जाएगा कि 1 जीबी बराबर होती है कितने केबी के, तो इसका गुणा इतनी बार करेंगे तो आपको यहाँ पर केबी प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो 60 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। यहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पर है, तो ये पड़ता है आपके ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा में पड़ता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओडिशा में एक जिला है, उड़ीसा में मयूरभंजन जिला, ठीक है, मयूरभंज जिला। तो मयूरभंज जिला आपका है, वहाँ पर ये आपका कैसे पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उड़ीसा है तो उड़ीसा में एक झील है, उस झील का नाम क्या है, तो आपकी चिल्का झील है, उड़ीसा में है, जो कि तटीय खारे पानी की झील है, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि डेजर्ट फेस्टिवल में आयोजित किया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल, जो डेजर्ट फेस्टिवल है ये जो आयोजित किया जाता है आपके जैसलमेर में, कहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा, या आपकी जैसलमेर में आपके प्रतिवर्ष जनवरी फरवरी माह में 3 दिनों तक ये मेला लगता है। ये सांस्कृतिक, एक प्रकार का सांस्कृतिक उत्सव है। अगला है घुमरा का लोक नृत्य है। घुमरा कहाँ का है, तो घुमरा है एक कह सकते हैं कि भारतीय राज्य जो आपका ओडिशा है, ठीक है। तो उड़ीसा में एक जिला पड़ता है कालाहाड़ी जिले का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ओडिशा का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्न से किसको है। भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार किसके पास है, तो याद रखिए ये अधिकार जो दिया गया है वो राजपत्रित अधिकारी को दिया गया है, ठीक है। राजपत्रित अधिकारी को दिया गया है। ये जो आपका अपराध अधिनियम बनाया गया था वो 1988 को यहाँ पर कह सकते हैं एक प्रकार का भ्रष्टाचार आरोप में एक बनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो यहाँ पर बताना है सबसे छोटा आपका जो जिला है वो आपका कौन सा है यूपी में, तो ये यूपी का सबसे जो छोटा जिला हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ कौन सा क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है,
तो सबसे छोटा देखो 4 ऑप्शन के हिसाब से लगाना है, 4 के हिसाब से, तो 4 के हिसाब से जो हो जाएगा तो आपका देखो यहाँ पर जो आपका है फर्स्ट नंबर वाराणसी, ये यहाँ पर आपका ऑप्शन के अनुसार आपका सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपकी कौन सी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका है? खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका जवाब यहाँ पर फर्स्ट होना चाहिए, खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक आपका है। और खाद्यान्न के अंतर्गत देखो गेहूं होती है, आलू हो गया और गन्ना हो गया, है ना, गेहूं आलू गन्ना ये उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, और अगर बात करें तिलहन की तो तिलहन में राजस्थान होता है ना, दलहन में आपका मध्य प्रदेश रहता है, अग्रणी रहता है। तो ये रहे आपके कह सकते हैं जीके के। और हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि 40 प्रश्न आपके जो लगवाए थे वो आपके हिंदी के थे, और इसके बाद जो बचे हुए प्रश्न थे वो आपके जीके के थे। यहाँ पर हमने जीके को शामिल कर दिया है ताकि आप लोग हिंदी पढ़ पढ़ के बोर ना हो, और साथ में अगर आप दाल के साथ चटनी मिल जाए तो आपका जो स्वाद होता है अति उत्तम हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आज की इस जीके टेस्ट में भी आपको अच्छा लगा होगा कि हमेशा हिंदी पढ़ते रहे हैं, तो आज हिंदी के साथ साथ आपको जीके भी दे दिया है। तो जो बच्चे बाद में जुड़े हों वो सोच रहे हों कि सर ने तो आज जीके पढ़ा दिया, तो याद रखिए जीके नहीं, हमने पहले हिंदी को यहाँ पर सॉल्व करवाया है, फिर जीके को सॉल्व कराया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।